हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्रा। सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पर्यावरण अध्ययन जो कि आपके सुपर टेट टेट दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके अंतर्गत आपका जो यूपी के एग्जाम होते हैं उसमें एससीईआरटी द्वारा संचालित हमारा परिवेश बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सुपर टेट व सी टेट में देखने को मिलते हैं, ठीक वैसे ही एससीईआरटी के क्वेश्चंस भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आपको हम 10 पार्ट्स करा चुके हैं जिसमें आपके अलग अलग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। हमने उन टॉपिक्स को पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। उन सभी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, अगर आपने ना देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। आपकी एक सीट पक्की कराने के लिए पूरी 100% तैयारी चल रही है। सभी सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, टॉपिक हो सकते हैं, सब कुछ आपके लिए या तो हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ला रहे हैं या फिर आपके लिए प्रिंटेड या कह सकते हैं टाइप किए हुए लेकर आ रहे हैं। आप लोग इन सभी क्लासेस को देखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग पहली बार क्लास में आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर सिलेक्ट करिएगा। 10 पार्ट्स हो चुके हैं, आज 11 नंबर पार्ट आपके सामने है। जूनियर की बुक चल रही है, उसका पार्ट नंबर 5 है। पर्यावरण असंतुलन एवं प्रदूषण पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रदूषण पर इसके पहले की क्लास भी हमने दी थी, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पर्यावरण असंतुलन आखिर क्या होता है। तो दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होने से पृथ्वी पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, जो कि पर्यावरण असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। स्वतंत्रता के बाद से हमारी जनसंख्या लगभग 3 गुना बढ़ी है। तो आपको पता होगा दोस्तों, लगभग विश्व में नंबर दूसरे पर भारत का नाम आता है जनसंख्या की दृष्टि से। और पर्यावरण असंतुलन की बात जब भी आएगी तो सबसे प्रमुख कारण उसका जो भी हो, जनसंख्या ही रखा जाएगा। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही लगातार जो भी प्राकृतिक संपदा है, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, उनमें दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है। और जनसंख्या के कारण ये पर्यावरण असंतुलन बढ़ने लगा है। ये आपका कह सकते हैं हम लोग सबसे प्रमुख कारण है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक है, जो कि पूरे देश का लगभग 16.5% है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार जो आंकड़े थे उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.5% थी पूरे भारत की जनसंख्या की। अब इसमें और अधिक बढ़ोतरी हो चुकी होगी, क्योंकि 2021 में आपकी जनगणना होने वाली है। अब देखना है कि कब कितने समय बाद ये जनगणना प्रारंभ हो पाती है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो जनगणना 2020 में शुरू होनी थी वो अब लेट हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर हम लोग। तो एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपका इससे संबंधित आ चुका है। गोबर गैस संयंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपने गोबर गैस सुना होगा। इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो हम ईंधन के रूप में हम गोबर गैस प्लांट का प्रयोग करते हैं। इससे जो गैस निकलती है उसका यूज हम कई जगहों पर भी करने लगे व अन्य रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो इससे मलबा बचता है वो खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आपको पता होगा गोबर गैस प्लांट में जो जानवरों का गोबर है, सड़े गले इसी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको डाल करके एक संयंत्र में रखा जाता है, जिससे वहाँ से जो गैस निकलती है ये गैस का यूज एनर्जी के रूप में किया जाता है। और बचा हुआ जो मलबा बच जाता है उसका प्रयोग खाद के रूप में, एक कह सकते हैं हम लोग रासायनिक खाद नहीं बल्कि ये आपकी एक प्रकार की प्राकृतिक खाद के रूप में आती है, जैविक खाद के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, गंदे नालों व कारखानों के गंदे मलबे से नदियों में कौन कौन से हानिकारक पदार्थ मिल गए हैं? तो दोस्तों, गंदे नाले और कारखानों के जो नाले हैं वो नदियों में मिल गए हैं, नदियों में मिला दिए गए हैं, जिसकी वजह से नदियों में हानिकारक पदार्थ मिल गए। कौन कौन से? फ्लोराइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, सीसा हो गया और पारा हो गया। इन सभी से संबंधित रोग अभी आपको आगे की क्लास में देखने को मिलेंगे। और 100% आपको 2 अंक इस क्लास से जरूर देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग पुराने पेपर्स उठा करके चेक कर सकते हैं। तो इनकी जब किसी जलीय पदार्थ में, नदी में या कहीं पर भी अधिकता हो जाती है तो उससे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग फैलने लगते हैं, बीमारियां फैलने लगती हैं। बहुत ही हानिकारक पदार्थ होते हैं जो कि कारखानों की वजह से, गंदे नालों की वजह से नदियों में मिल चुके हैं। इसी प्रकार से नदियों की जो जीव जंतु विषैलापन आ गया है वो भी विषैले। अगला थर्ड नंबर को, आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? देखिए, आर्सेनिक आ गया तो आर्सेनिक की जब शरीर जल में अधिकता हो जाती है और उस जल का जब यूज किया जाता है उससे ब्लैक फुट रोग हो जाता है।
इसे संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके पैरों से संबंधित रोग है, ब्लैक फुट नाम है और संख्या इसका हिंदी में या कह सकते हैं हम लोग दूसरे नाम के रूप में जाना जाता है। आर्सेनिक की अधिकता से होने वाला रोग है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। जल में कैडमियम की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? तो आर्सेनिक से ब्लैकफुट या संख्या था। कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम आपको आर्सेनिक, कैडमियम और पारा, इन तीनों के रोग जो फैलते हैं उनके नाम जरूर याद होने चाहिए। यहाँ से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो इटाई इटाई आपका कैडमियम की अधिकता से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, जल में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग फैलता है? जल में जब फ्लोराइड बढ़ जाता तो उससे फ्लोरोसिस रोग फैल जाता। कौन सा, क्या नाम है? तो इस रोग का नाम रखा गया फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस किससे फैलता है? फ्लोराइड की अधिकता से फैलने वाला रोग है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। जल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग फैलता है? तो दोस्तों जल में जब नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो नाइट्रेट की मात्रा से ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का रोग होने लगता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इसका नाम रखा गया, जो कि नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। ई कोलाई क्या है? महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ई कोलाई अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु जिससे पेचिस रोग होता है। ई कोलाई एक जीवाणु का नाम है जिससे क्या होता है, पेचिस रोग जो है इस जीवाणु से फैलता है, जिसका नाम है ई कोलाई। ये बहुत ही महीन, बिल्कुल सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु के रूप में जाना जाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। जल को शुद्ध करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? जल को शुद्ध करने के लिए हम अलग अलग पदार्थों के, रासायनिक पदार्थों का और अपनी देसी विधियों का यूज करते हैं। इसमें आपकी सबसे प्रचलित विधि जो है वो क्लोरीन का प्रयोग करके। क्लोरीन का प्रयोग क्या होता है? तो ये क्लोरीन को पानी में डाल देने से ये उसकी जो अशुद्धियां हैं उनको अवशोषित कर लेती है और क्लोरीन जल को शुद्ध कर देती है। जल के शुद्धिकरण में प्रमुख रासायनिक पदार्थ के रूप में क्लोरीन का नाम सबसे पहले आता है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हम अलग अलग विधियों से जल को शुद्ध करते हैं, चाहे वो उबाल कर करें या छान कर करें या फिर अन्य वालू की विधि के माध्यम से कर सकते हैं। अलग अलग विधियों से जल को शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ई कोलाई जीवाणु कहाँ होता है? तो दोस्तों आपको रोग तो पता लग गया, ई कोलाई से कौन सा, पेचिस रोग हो जाता है। ठीक है, पेचिस रोग आपने पढ़ा होगा कैसे, जो अशुद्ध जल होता है उससे फैलता है, गंदे पानी से फैलता है। तो पानी में एक निश्चित मात्रा में, परंतु मात्रा बढ़ने पर हानिकारक हो जाता है। यानी कि पानी में ई कोलाई की मात्रा थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन जब यही मात्रा, जब उसमें प्रदूषित पानी मिल जाता, प्रदूषित पानी में ई कोलाई अधिक मात्रा में होता है और जब ये पानी कहीं किसी दूसरे पानी से या प्रदूषित पानी हमारे शरीर तक पहुंचने लगता है तो ई कोलाई, जिससे कि पेचिस रोग हो जाता है। याद कर लीजिएगा, ई कोलाई जीवाणु। अगला क्वेश्चन, वनों के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? आपको पता होगा एक निश्चित क्षेत्र में जो हमारे आसपास के वातावरण में पेड़ पौधों का समूह होता है, एक बड़े एरिया में फैले हुए पेड़ पौधे हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? वनों का नाम देते हैं। तो वन मुख्य रूप से किसमें सहायक होते हैं? वायु को शुद्ध करने में सहायक होते हैं, इसके अलावा वर्षा कराने में सहायक होते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वनों का मुख्य योगदान रहता है। पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, इसीलिए हम आपको बता चुके हैं कि 33% वन होना आवश्यक है। ये एक प्रकार का एक वन संरक्षण के अंतर्गत भी बताया गया, अधिनियम के अंतर्गत बताया गया कि मिनिमम 33% क्षेत्र में वन होना अनिवार्य है और यही आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 50% तक रखा गया है कहीं कहीं के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो इसमें आपको उचित मिलान करना, ये आपका हमारा परिवेश की बुक से लिया गया। तो वृक्षारोपण किससे संबंधित है आपको पता होगा। एक एक करके सभी चीज़ों को देखते रहिए और आंसर करते रहिए। आपको यहाँ उचित मिलान सामने नहीं दिया गया तो यहाँ पर आपको खुद से मिलान करना है, खुद से समझना है। वृक्षारोपण से क्या होता है? पर्यावरण शुद्ध संतुलित होता है। इसका जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है? रहने की संख्या में कमी आने लगेगी। जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे होगी, अगर मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, वहीं 8 लोग हो जाए तो यानी कि रहने की कमी होने लगती है, रहने की कमी पड़ने लगती है। अगला, जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो पेचिस रोग होता है, अभी आपको ऊपर बताया। अगला आपका, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये एक कोटेशन है, आपको पता होगा। अगला आपका है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण से मुख्य रूप से श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, इसमें हमने आपको दमा बताई थी। इसके अलावा अन्य भी कई बीमारियां जो कि
फेफड़ों तक पहुंचती हैं, फेफड़ों से हमारे श्वसन संबंधी बीमारियां फैलती हैं। तो ये आपका सीधा सीधा मिलान है, आप लोग इसे दोबारा से मिलाकर देखिएगा, बहुत ही ईजी है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। अभी आपने पिछला पेपर देखा होगा तो उसमें इस प्रकार के उल्टे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें आपको 4-5 चीज़ें याद करनी होती हैं, इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम को टफ बनाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी ट्रिक होती है इनको सॉल्व करने की। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, किस शास्त्री ने कहा था कि खाद्य सामग्री में वृद्धि सदैव अंक गणितीय क्रम में यानी कि 1 2 3 4 5 के क्रम में होती, जबकि जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय क्रम यानी कि 2 4 6 8 16 इस क्रम में होती है। यह प्रसिद्ध जनसंख्या शास्त्री ने कई समय पहले कहा था। इनका कहना था कि खाद्य सामग्री जो होती है उसमें वृद्धि सीधे अंक गणितीय यानी कि गिनती के क्रम में होती, बल्कि जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है वो ज्यामितीय रूप में बढ़ती है, 2 4 8 16 इस क्रम में बढ़ती है। तो ये माल्थस का कहना था। माल्थस एक प्रसिद्ध जनसंख्या शास्त्री थे, इन्होंने इस बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन व जलवाष्प आदि गैसें सूर्य से आने वाले विकिरण को अवशोषित कर देती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसे क्या कहते हैं? तो ये आपको बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में इसको हम जानते हैं। जब ये किरणें इन गैसों के संपर्क में आती हैं तो वे इन किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित करने का मतलब क्या है कि वे इन किरणों को वापस नहीं जाने देती हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है वो आपकी यही गैसेज हैं, CO2, मेथेन, CH4 और जलवाष्प, ये सभी चीजें सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसें तथा उनके स्रोत के बारे में बताइए। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी मुख्य रूप से, तो देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख गैस होती है जो कि जीवाश्म ईंधन और कोयले से निकलती है। इनके स्रोत जो है मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन और कोयला होता है। अगला आपका मेथेन। मेथेन जो होता है दलदली भूमि में, आपको पता होगा सड़ी गली जगहों पर आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता है। दलदली भूमि होगी, जानवरों की हड्डियां, जानवरों के सड़े गले जो मांस शरीर पड़े होते हैं, जितनी भी सड़ी गली जगह होंगी वहां पर आपको मेथेन गैस जरूर रिसती हुई दिखाई देगी, यानी कि उसकी महक, स्मेल आने लगती है। बहुत ही खराब बदबूदार स्मेल होती है मेथेन गैस की। इसी वजह से आपने देखा हुआ होगा जहां पर सड़ी गली चीजें पड़ी होती हैं वहां खराब स्मेल आने लगती है। अगला आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस के अंतर्गत आती है। तो ये आपके नायलॉन उत्पादन में, कोयला दहन में और मृदा की उपस्थिति में नाइट्रस ऑक्साइड का दहन होने लगता है। आने लगती है। अगला आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो कि एसी, फ्रिज, इत्र, फोम उद्योग आदि ठंडी यानी कि जितनी भी ठंडी चीजें हैं इनसे में मुख्य रूप से CFC गैस देखने को मिलती है। अगला आपका जलवाष्प, तो वायुमंडल में है, समुद्र व हिमखंड के माध्यम से जलवाष्प भी हमारे वातावरण में विद्यमान है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत आने वाली गैसों का एक प्रमुख हिस्सा। ये सभी चीजें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख गैसें हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना, विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस गैस के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है? ये आपका सीटेट में भी क्वेश्चन आया है, यूपी टेट में भी आया है। तो यहाँ आपको पता होगा SO2 गैस जो है इसके कारण ताजमहल का रंग जो है वो पीला पड़ रहा है। अम्लीय वर्षा इसका एक प्रमुख कारण है। अगर आपको ये SO2 गैस, वर्षा इसका एक प्रमुख कारण है, क्योंकि वहां के आसपास के वातावरण में SO2 गैस काफी ज्यादा फैल गई। जब ये जल के संपर्क में आती है तो ये H2SO4 अम्ल बना देती, जो कि बहुत ही खतरनाक सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। और ये जब संगमरमर पर यानी कि ताजमहल पर पड़ता है तो उसका सफेद रंग जो है वो पीले रंग में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन हो चुका, विश्व जनसंख्या दिवस है आपका 11 जुलाई को। ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, विश्व टाइगर दिवस, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर डे के रूप में हम कौन सा दिन मनाते हैं? अलग अलग आप लोगों के कमेंट्स जरूर मिलने चाहिए। सभी लोग कमेंट्स करके अपने आंसर दीजिएगा। मिलते हैं आज शाम की 6:30 बजे की लाइव क्लास में, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगातार क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। उस क्लास से जरूर
जरूर जुड़िएगा और हमारी टेट का कोर्स ले सकते हैं। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, लिंक नीचे दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।